हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज तेरा बाप एंड टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मीन्स होता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन is perpendicular to the surface. Okay, but surface are of two types: open surface and closed surface. Okay, open surface just like a ring. Second is square. ये स्क्वायर। क्लोज सरफेस, इसको हम बोल सकते हैं स्फेयर, जस्ट लाइक अ बॉल, बिकॉज बॉल स्फेरिकल शेप में होता है। अगला है क्यूब। क्यूब को हम बोलते हैं ये क्लोज सरफेस है। क्यूब, अगर हम इनका एरिया शो करें तो क्या क्या कहाँ हो सकता है वो देखिए। ये अगर इसका रेडियस r है तो एरिया इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल अपवर्ड या नॉर्मल डाउनवर्ड। ये बाई एक्सिस है और रेडियस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम इसका डायरेक्शन वो एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे? वेक्टर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आई कैप, ऐसा नहीं, जे कैप, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग। अगर अपवर्ड लेंगे तो प्लस और अगर डाउनवर्ड लेंगे तो माइनस, बट हम कोई एक डायरेक्शन ही कंसीडर करेंगे होल प्रॉब्लम में। कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर हमने नॉर्मल अपवर्ड ले लिया तो पूरे क्वेश्चन में हम नॉर्मल अपवर्ड वाली डायरेक्शन ही लेंगे। ओके, अगर इसमें देखें, अगर हमने इसको नॉर्मल अपवर्ड ले लिया तो होल क्वेश्चन में नॉर्मल अपवर्ड ही लेंगे, अगर डाउनवर्ड लिया तो डाउनवर्ड ही। तो हम इसमें एरिया वेक्टर को क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन as area vector for open surface. ओके, अब क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा? क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल आउटवर्ड होगा, इस तरह से, ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज। ओके, अगर हम इसके लिए देखें तो आउटवर्ड नॉर्मल ये वाली डायरेक्शन, इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल। तो हम इसमें एरिया वेक्टर क्या कंसीडर कर सकते हैं? एरिया वेक्टर में हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड as area vector for closed surface. ओके, अगर हम यहाँ से कोई एरिया एलिमेंट लेते हैं, मान लिया कि हमने ये एरिया एलिमेंट लिया, ये डी ए वेक्टर, अगर इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो डी ए एन कैप हो जाएगा।
where dA magnitude of this area element and n cap so that the direction of this area element. ओके यहाँ पे n कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन हम इसको इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम केस अगर हमने यहाँ पे कोई एरिया एलिमेंट ले लिया तो इसका डायरेक्शन तो आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे dA n कैप। ओके सेम केस इसके लिए अगर हम कोई एरिया एलिमेंट कट करते हैं तो dA वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, इससे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में dA n कैप लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी dA वेक्टर इक्वल टू dA n कैप। ओके तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है, एक एरिया एलिमेंट है जो किसी भी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होता है। इट मीन्स एरिया वेक्टर इज एन एरिया एलिमेंट which is outward normal of surface। किसी भी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ओके अब देखिए अगर यहाँ पे कोई एक स्क्वायर दे रखा है तो उसका आप एरिया वेक्टर लिख पाएंगे क्या? इस टाइप से हमने मान लिया ये कोई स्क्वायर है A B C एंड D, इसका साइड A एंड B है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर आप इसका एरिया वेक्टर लिखना चाहें, वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, इस तरह से लिखेंगे। ओके इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ओके इसमें क्या है, एक स्क्वायर शो किया हुआ है इस तरह से। ये वाला एंगल है 37 डिग्री। स्क्वायर साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर और इस वाले कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,0,3 सेंटीमीटर। तो अब देखना इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे 0,5,0। ये वाला हम पॉइंट या वर्टेक्स ए मान लेता हूँ, इसको बी सी एंड डी। हमने इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम ए बी वेक्टर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4i कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट 4 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 है तो इसे नहीं लिखेंगे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है 3 के कैप लिखेंगे। उसके बाद ए डी क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर इक्वल टू ये होगा 0i कैप, ड्रॉप कर दें 5j कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी 0 है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए डी मिल गया। तो यहाँ से अगर हम इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी। ओके अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू ए बी कितना है 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस ए डी वेक्टर कितना है 5j कैप। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, वेक्टर ए इक्वल टू 5 4 जा 20,
आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 5 4 जा 15 के कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। के कैप क्रॉस जे कैप होता है माइनस का आई कैप, तो माइनस साइन हम यहाँ लगा देंगे 15 आई कैप। ये हो गया एरिया वेक्टर इस वाले स्क्वायर का। ओके, इसको आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और नोट्स खुद से बनाने की पूरी कोशिश करें। अगर एक बार में कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेक्चर को फिर से देख लें। स्ट्रगल खुद से करें, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। सिर्फ टीपने से कुछ नहीं होगा, सब टीपते रहते हैं लेकिन आगे वही बढ़ता है जो खुद की मेहनत पे भरोसा करता है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं अब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अगर किसी भी एरिया एलिमेंट को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे ऐसे, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे? जी बिल्कुल होंगे, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि एरिया एलिमेंट डी ए इसी डायरेक्शन में है, ठीक, तो इस एरिया एलिमेंट से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेंगे। ओके, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स measures the number of electric field lines crossing from area element, crossing from area element in electric field. EF stand for electric field. Okay, और we can say, अगर हम इसे और कहना चाहें कुछ, यहाँ से इस एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एनर्जी क्रॉस हो रही है। और वी कैन से electric flux means energy crossing from area element in electric field. Energy crossing from area element in इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ ई। इट इज डिनोटेड बाय फाई ऑफ ई। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एरिया एलिमेंट। यहाँ से अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें तो लिखेंगे स्मॉल अमाउंट of electric flux passing through
area element d phi e इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ओके, अगर हम ये बोलें कि इस पूरे सरफेस एरिया से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो देखिए टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया, एरिया मीन्स टोटल एरिया, इस टोटल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फाई ऑफ ए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब इस टोटल सरफेस एरिया का एरिया। ओके, अब ये फ्लक्स हो गया, बट ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में ही हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये हमारा सरफेस एरिया है इस तरह से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कुछ एंगल पे पास हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इसका जो एरिया एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, डी ए वेक्टर। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में एंगल अगर हम थीटा मान लें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई डॉट एंड डी ए वेक्टर। ओके, therefore electric flux phi of A equal to close integration E dA cos थीटा। अगर यहाँ पे हम E dA cos थीटा को बाहर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, phi of A equal to E cos थीटा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA, dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो A हो जाएगा, एंड दिस इज रिटन एज फाई ऑफ A इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेयर फाई ऑफ E होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। A है एरिया, जिसे आप सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। इसे आप अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका डायमेंशन। अब आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके डायमेंशन एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है। और उससे पहले हम करते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, ये नोट में लिखेंगे आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar, but it can be positive, negative and zero। ये स्केलर है बट ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो हो सकता है। ओके,
चलो डायमेंशन ट्राई कर लिया होगा शायद। तो अब देखिए डायमेंशन ऑफ फाई ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था फाई ऑफ ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल और ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम और इसका होता है एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का डायमेंशन होता है, वो सॉरी फोर्स का यूनिट होता है। तो फोर्स के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं ml/t इनवर्स स्क्वायर। कूलाम चार्ज का होता है और चार्ज के लिए होता है डायमेंशन A/T। मीटर डिस्टेंस वो एरिया का, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है और एरिया के लिए डायमेंशन होता है L²। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml और ये वाला L क्या हो जाएगा, L³ T इनवर्स Q A इनवर्स। ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए आपको एक दे रखा है एग्जाम्पल, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वेक्टर E इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है कुछ इस तरह से। ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये स्क्वायर का साइड है 2√2। ओके, और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 0, 2। तो आपको यहाँ से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, बोलिए, एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है ना, एरिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 2√2, 0। तो इसे हम मान लेते हैं A, B, C और ये वाला D। अब देखिए A B वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप और प्लस 2k कैप और A D वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 2√2j कैप। कोई प्रॉब्लम? अब एरिया वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वेक्टर A इक्वल टू AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AB का वैल्यू कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस AD कितना है 2√2j कैप। जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A इक्वल टू 2 2 जा 4 √2 i कैप क्रॉस j कैप क्या होता है k कैप, 2 2 जा 4 k कैप क्रॉस j कैप माइनस का i कैप। अब देखना 2 2 जा 4 √2 होगा 4√2, इतने मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे एरिया हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। वहाँ पे हमने लिखा था वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, डी ए की जगह पे टोटल एरिया भी हो सकता है। ई का वैल्यू क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप
माइनस का 2 के कैप डॉट वेक्टर ए का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 4√2 के कैप माइनस का 4√2 आई कैप। इसे सॉल्व करेंगे अगर आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 16√2 जे कैप उसमें है नहीं मतलब जीरो मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 के कैप में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद के कैप कितना है 4√2 के कैप और इसमें माइनस का 2 तो के कैप इंटू के कैप 1 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8√2 फाइनली ये हो जाएगा माइनस का 24√2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं हम, छोटा सा है और बस शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए एक क्यूब है, इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई नॉट आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में, ठीक। और इसकी साइड है एल मान लेता हूँ साइड। तो आप देखिए अगर हम देखें इसका एरिया इस वाले सरफेस का तो एरिया ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड होता है या आउटवर्ड नॉर्मल बोलें तो एल स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स एक्सिस के अलोंग तो दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री हो गया। तो इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा ई डॉट ए कॉस 180 डिग्री। तो ई की जगह हम क्या लिखेंगे ई नॉट और ए की जगह एल स्क्वायर कॉस 180 का वैल्यू माइनस का। अब इस वाले सरफेस पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे। अगर हम एरिया देखें एल स्क्वायर नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल होता है तो इसका एरिया एल स्क्वायर आउटवर्ड होगा। तो इस वाले सरफेस पे फ्लक्स कितना हो जाएगा ई नॉट इंटू एल स्क्वायर कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और एरिया एल स्क्वायर और दोनों के बीच में एंगल 0 है तो ये क्या हो गया ई नॉट एल स्क्वायर। तो अब इस वाले सरफेस पे कितना है माइनस का ई नॉट एल स्क्वायर और इस वाले सरफेस पे कितना है ई नॉट एल स्क्वायर। तो इन दोनों का नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 क्योंकि इक्वल जितना ये है उतना ही ये है बट ये प्लस का और ये माइनस का तो टोटल कितना हो जाएगा 0। अब इस वाले सरफेस के लिए देखते हैं, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल ये cos 90 0 हो जाएगा। इस सरफेस के लिए भी 90 डिग्री एंगल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है किसी भी क्यूब के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो कितना होगा 0। ओके, इस तरह से एग्जांपल सोल्व करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक्स, जय हिंद।